बीते 9 साल में भारत सरकार पर कर्ज बढ़कर 3 गुना हो गया है। आजादी के बाद से लेकर 66 साल में यानी 1947 से लेकर 2014 के बीच भारत सरकार का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 3 गुना बढ़कर साल 2023 में 155 लाख करोड़ रुपए के पायदान पर पहुंच चुका है। मतलब महज 9 साल में भारत का कर्ज करीब 100 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था कर्ज की जिस खाई में 66 साल में नहीं गिरी, उस खाई से 3 गुना गहरी खाई में मोदी सरकार के महज 9 साल के कामकाज में गिर गई है। यह भी मोदी सरकार के 9 साल की एक ऐसी उपलब्धि है जो मोदी सरकार के 9 साल के प्रचार तंत्र के गान को बेसुरा कर देती है। यह जानकारी सुनने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि जैसे घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, वैसे ही सरकार ने देश चलाने के लिए कर्ज लिया है। भला 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाएगा तो कर्ज तो बढ़ेगा ही ना। मोदी जी अपने घर से पैसा थोड़े ना देंगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सरकार पर चढ़ने वाले कर्ज के बारे में एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक कहते हैं कि जब हम देश के कर्ज की बात करते हैं तो उसकी तुलना घर के कर्ज से करते हैं। यह जायज तुलना नहीं है। इस तुलना के जरिए हम अर्थव्यवस्था को ढंग से नहीं समझ पाते। जिस तरह से घर का कर्ज होता है, ठीक वैसे ही देश का कर्ज नहीं होता है। घर के पास यह क्षमता नहीं होती कि आरबीआई से पैसा छपवा ले, टैक्स लगा करके पैसा वसूल ले, बॉन्ड जारी करके पैसा ब्याज पर ले ले। यह सारी क्षमताएं एक संप्रभु देश के पास होती हैं। इसलिए घर के कर्ज की तुलना देश के कर्ज से करना जायज नहीं। देश पर कर्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि नरेंद्र मोदी पर कर्ज बढ़ रहा है, उनके घर पर कर्ज बढ़ रहा है या नरेंद्र मोदी अपने घर से दे रहे हैं। अपने संसाधनों के उत्तम दोहन के लिए एक गरीब मुल्क का कर्ज बढ़ना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तब होती है जब कर्ज भी बढ़ता जाता है और संसाधनों का दोहन भी नहीं होता है। जब देश का कर्ज बढ़ता जाता है और ढेर सारे लोग बेरोजगार रह जाते हैं, ढेर सारे लोग गरीब होते चले जाते हैं, अर्थव्यवस्था में डिमांड की कमी लगातार बनी रहती है। अगर ऐसा होता है और देश का कर्ज बढ़ता चला जाता है तो वह खतरनाक बात होती है। यही भारत में हो रहा है। देश का कर्ज तो बढ़ गया, मतलब देश के खाता बही में एंट्री लोक कल्याण के नाम पर हुई, मगर लोक कल्याण नहीं हुआ। कर्जा 9 साल में 55 लाख करोड़ से बढ़कर 155 लाख करोड़ तक पहुंच गया। मतलब भारत सरकार के कर्ज में 300% का इजाफा हुआ। मगर भारत सरकार के अधीन रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी में महज 47% का इजाफा हुआ है। साल 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 78,000 रुपए सालाना थी। यह 9 साल बाद बढ़कर 1,15,000 रुपए सालाना हुई। अगर आर्थिक असमानता की आंकड़े जोड़ देंगे तो भारत में 90% आबादी के लिए मुश्किल से महीने में 8,000 की कमाई भी नहीं बनेगी। मतलब भारत सरकार ने भारत के लोगों के लिए कर्ज लिया, मगर भारत के लोगों को इस कर्ज का कोई फायदा नहीं पहुंचा। सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज लिया तो ऐसी नीतियां बननी चाहिए थी जिससे रोजगार पैदा हो। सरकार का पैसा चलकर आम लोगों के रोजगार के बदले उनके हाथ में पहुंचे। मगर इस फलक पर तो ऐसा लगता है कि सारा कर्जा सरकार में पानी में डुबो दिया। 9 साल पहले भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी साल 2014 में 52% के आसपास था। यह बढ़ना चाहिए था, मगर यह घटकर 41% पर पहुंच गया है। यानी कि भारत में काम करने लायक आबादी के बीच महज 41% लोग या तो रोजगार में लगे हुए हैं या रोजगार की तलाश कर रहे हैं। यानी मानव संसाधन का इस्तेमाल करने की बजाय मोदी सरकार मानव संसाधन को बेकार बना दिया है।
प्रति व्यक्ति आमदनी और बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि कर्ज मोदी सरकार ने आम लोगों की भलाई के नाम पर उठाया, मगर आम लोगों की जेब तक पैसा पहुंचा ही नहीं। तब सवाल है कि भारत सरकार ने इतना बड़ा कर्ज लिया और इसका फायदा किसे पहुंचा है। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि क्या कर्ज का फायदा गरीब लोगों को हो रहा है, हमें और आपको हो रहा है। इसका फायदा ना गरीब को हो रहा है, ना मध्यम वर्ग को हो रहा है, ना निम्न मध्यम वर्ग को हो रहा है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को हो रहा है, पूंजीपतियों को हो रहा है। इस कर्ज को लेने के दौरान 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, 83 करोड़ लोगों की आय कम हुई, 11,000 एमएसएमई बंद हो गए, मगर अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 पर चली गई। सिर्फ और सिर्फ अमीरों को, धन्ना सेठों को और मोदी जी के परम मित्रों को इसका फायदा पहुंचा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बताती है कि टॉप के 10% अमीर आबादी बॉटम की 50% गरीब आबादी की कुल आमदनी के 22 गुना ज्यादा कमाई अपने पास रखती है। साल 2022 से लेकर 2021 के बीच जितनी संपत्ति बनी है उसका 40% हिस्सा केवल 1% आबादी के पास है। मतलब पिछले 9 साल का रिकॉर्ड यही बताता है कि मोदी सरकार ने भारत सरकार के खाते में कर्ज तो ढेर सारा उठाया, मगर सारा पैसा मोदी और अडानी की मिलीभगत से बने मोडानी मॉडल वाले पूंजीपतियों के पास चला गया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बहुत सिंपल तरीके से कहा जाए तो इस सरकार ने हर सेकंड 4 लाख का कर्जा लिया है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 84% है, यानी भारतीय सीमा के भीतर उत्पादित कुल सेवाओं और सामानों की बाजार मूल्य की तुलना में कर्ज तकरीबन 84% के आसपास है। जबकि भारत की तरह जिन देशों को इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में रखा जाता है वहां पर डेट टू जीडीपी रेशियो तकरीबन 64% है, यानी कि भारत में बहुत ज्यादा है। एक समस्या और भी है कि जब कर्ज बढ़ता है तो उस पर ब्याज चुकाना पड़ता है। भारत का कर्ज बढ़कर के 155 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। इस पर 11 लाख करोड़ रुपए सालाना ब्याज चुकाना पड़ रहा है। यह सारे आंकड़े बेकार आर्थिक प्रबंधन को दर्शाते हैं। यह बताते हैं कि अथाह पैसे के दम पर भाजपा चुनाव तो मैनेज कर ले जाती है, मगर मोदी सरकार अर्थव्यवस्था मैनेज करने के फलक पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। बेकार आर्थिक प्रबंधन का नमूना देखिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2030 तक ऑटो पायलट मोड पर चलती रहेगी। 6.5 से लेकर 7% की दर से भारत की जीडीपी बढ़ती रहेगी। उनके शब्दों से अर्थ निकाला जाए तो उनके कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, आर्थिक नीतियों को बदलने की जरूरत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक ढंग से चल रही है। अब आप ही बताइए कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों के खाने का इंतजाम सरकार कर रही हो, उस देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव की जरूरत क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या उस देश की अर्थव्यवस्था को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ देना चाहिए? मुख्य आर्थिक सलाहकार ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? पहली बात और बुनियादी बात यह है कि जीडीपी के आंकड़े चाहे कुछ भी हों, मगर उनसे भारत की असली हकीकत का पता नहीं चलता है। यह आंकड़े केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट भर के आंकड़े बनकर रह जाते हैं। लोगों की असली सच्चाई का पता इन आंकड़ों से पता नहीं चलता है। जीडीपी बढ़ोतरी दर को लेकर के सारा बखेड़ा तब शुरू हुआ जब साल 2022-23 के जीडीपी के अनुमानित आंकड़े आए, एस्टिमेटेड डेटा आए। साल 2022-23 के जीडीपी के अनुमानित आंकड़े जीडीपी में साल 2022-23 से पिछले साल के मुकाबले 7.2% की बढ़ोतरी बता रहे हैं। इसी बात पर सरकार ताली बजाने लगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान किया था कि साल 2022-23 की जीडीपी बढ़ोतरी 6.8% रहेगी। सरकार कहने लगी कि भारत की अर्थव्यवस्था जबरदस्त बढ़ोतरी के दौर से गुजर रही है क्योंकि अनुमान दर से ज्यादा अनुमान निकल करके आया है। इसी को पकड़कर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी ऑटो पायलट मोड वाली बात कह दी है। जीडीपी के इन आंकड़ों पर तमाम आर्थिक जानकारों ने सवाल उठाया है। उन सबके बयानों को जोड़कर कहा जाए तो बात यह है कि जीडीपी के आंकड़ों के भीतर पढ़िए तो सच्चाई का पता चल जाएगा। भारत की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुकी है। साल 2019-20 में भारत में तकरीबन 40 करोड़ 80 लाख लोग किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी तरह के रोजगार में एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉयमेंट उनको मिला हुआ था।
मार्च 2023 में इसमें 10 लाख की कमी आई है। यह आंकड़ा 40 करोड़ 70 लाख का हो गया है। काम करने लायक आबादी बढ़ी है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटा है और साल भर में भी घटा है, मगर रोजगार पहले के मुकाबले कम लोगों को मिल रहा है। जीडीपी का 60% हिस्सा प्राइवेट कंजप्शन से बनता है। यहां भी बढ़ोतरी दर सालाना औसत बढ़ोतरी दर से कम है। मतलब आम लोगों की जेब में पैसा ही नहीं जा रहा है कि वह इसका इस्तेमाल कर उपभोग करें। भारत की अर्थव्यवस्था में अगर आम लोगों की जेब तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है तो जीडीपी की बढ़ोतरी दर एक तरह का छलावा क्रिएट कर रही होती है। इसके दो ही मतलब होते हैं कि भारत के 94% कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इनके जीवन स्तर में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जिन्हें महीने में ठीक ठाक सैलरी मिलती है और जो पहले से अमीर हैं, केवल उन्हीं का जीवन स्तर बढ़ रहा है, केवल वहीं पर पैसा जाकर के इकट्ठा हो जा रहा है, केवल वहीं पर भारत सरकार का कर्जा जाकर इकट्ठा हो जा रहा है। मतलब अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब। जीडीपी के आंकड़ों से सच्चाई का पता नहीं चलता। भीतर जाने पर बेरोजगारी और प्राइवेट कंजप्शन के आंकड़े बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की जहाज अगर ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दी जाएगी तो आम लोगों की जिंदगी आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। यह सब सरकार की बेकार आर्थिक प्रबंधन का नमूना है, जो सही तभी होगा जब मानव संसाधन का ढंग से विकास किया जाए, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, उनकी जेब तक जायज पैसा पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वही चक्र चलेगा जो पिछले 9 साल से चलता आ रहा है। सरकार कर्ज उठाएगी, फ्री में गैस सिलेंडर और मुफ्त का राशन का लालच देकर आम लोगों की हर हक को छीन लेगी। आम लोगों का भला नहीं होगा, कर्ज के चक्र तले देश चलता रहेगा। इतना सब बताने के बाद कोई कह सकता है कि आप केवल एक ही बात क्यों बता रहे हैं। बीते 9 साल में भारत सरकार का कर्ज 3 गुना बढ़ा है। बीते 9 साल की हकीकत यह है कि टैक्स कलेक्शन में भी 3 गुने की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े के लिहाज से देखा जाए तो यह बात ठीक है, मगर आंकड़ेबाजी करना और आंकड़े को देश के संदर्भ से समझना 2 अलग अलग किस्म की बातें होती हैं। टैक्स की किताबें कहती हैं कि सबसे बढ़िया टैक्स सिस्टम वह होता है जहां पर अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है और गरीबों से कम। इसी टैक्स कलेक्शन को प्रगतिशील ढांचा कहा जाता है। आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी अपने ब्लॉग अर्थात पर लिखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जंग और कत्लोगरात खत्म हुई तो यह माना गया कि टैक्स एक ऐसा रास्ता है जिससे संपत्ति का पुनर्वितरण किया जा सकता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, यानी अमीरों से टैक्स लेकर के आम लोगों को सुविधाओं के तौर पर लौटाया जा सकता है। सरकारें इस काम को करने वाली एजेंसी मानी गईं। इस बुनियादी सिद्धांत के आधार पर भारत का हाल देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में वित्त वर्ष 2022 जितना जीएसटी संग्रह हुआ है, कलेक्शन हुआ है, उसका 50% आय के आधार पर सबसे निचले 50% आबादी से आया। सबसे ऊंची वाले 10% लोगों से केवल 3% वसूला गया। वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी कलेक्शन 14.83 लाख करोड़ रुपए रहा है, यानी इनका 97% टैक्स कलेक्शन भारत के 10% अमीरों से नहीं हुआ, जिनकी कुल राष्ट्रीय हिस्सेदारी, राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी 57% है। यह भारत में टैक्स कलेक्शन का हाल है, यानी यहां भी अमीरों को रियायत मिली हुई है, गरीबों पर बोझ बढ़ा दिया।